हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल राम श्याम स्टडी पॉइंट में। आज हम लोग इतिहास के एक बेहद महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं, जिसका नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता। इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। इस सभ्यता से भारत के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं भारत में, उस परीक्षा में एक या दो प्रश्न इससे हमेशा पूछे जाते रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि इस सिंधु घाटी की सभ्यता में क्या महत्वपूर्ण विषय हैं, क्या महत्वपूर्ण जानकारियाँ हमें इस वीडियो से मिलती हैं। आइए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता। वर्षों पुरानी सिंधु घाटी की सभ्यता 20वीं सदी के द्वितीय दशक तक एक गुमनाम सभ्यता थी, अर्थात लोग इस सभ्यता के बारे में अपरिचित थे। विद्वानों की धारणा थी कि सिकंदर के आक्रमण 326 ईसा पूर्व के पूर्व भारत में कोई सभ्यता ही नहीं थी। 20वीं सदी के तृतीय दशक में दो पुरातत्व शास्त्रियों दयाराम साहनी तथा रखालदास बनर्जी ने हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो के प्राचीन स्थलों से पुरातत्व वस्तुओं प्राप्त कर सिद्ध कर दिया कि सिकंदर के आक्रमण के पूर्व भी एक सभ्यता थी जो अपने समकालीन सभ्यताओं में सबसे विकसित थी। तो यहाँ बताया जा रहा है कि सिकंदर के आक्रमण 326 ईसा पूर्व मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के समय काल से पहले हमारे भारत में सभ्यता नहीं थी। ठीक है। और जब मतलब माना जाता था कि सिकंदर काल के बाद या बौद्ध कालीन के बाद हमारे सभ्यता थी, उससे पहले हमारे पास कोई सभ्यता नहीं थी। लेकिन जब 1921 में दयाराम साहनी और मोहन रखालदास बनर्जी द्वारा जब इस सभ्यता की खोज की गई, तो उसके बाद एक नया सभ्यता हमारे पास आई और उसमें पाया गया कि हमारे पूर्वज कितने बुद्धिजीवी थे और उन्होंने किस प्रकार की कार्य किए और उनकी जीवन शैली क्या थी। उसके बाद जॉन मार्शल, माधव स्वरूप, वत्स ए सेन, दीक्षित अर्नेट, ये इतिहासकार के नाम है। ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है नॉर्मल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। ये सब पूछे जाते हैं डेट JRF वगैरह में कि कौन से इतिहासकार थे या उन्होंने क्या किया। आइए देखते हैं इसका नामांकन कैसे हुआ, मतलब सिंधु सभ्यता के जो नाम पड़े वो कैसे पड़ा। तो सिंधु सभ्यता पाकिस्तान में एक क्षेत्र पड़ता है, ठीक है, और जो सिंधु नदी के किनारे बसी हुई। तो सिंधु नदी के किनारे बसने के कारण इस सभ्यता का नाम सिंधु घाटी की सभ्यता हुआ। ठीक है। उसके बाद आइए देखते हैं कि सिंध उनके सहायक नदियों के क्षेत्र में थे। बाद में रोपड़, लोथल, कालीबंगा, बनावली, रंगपुर आदि क्षेत्र इस सभ्यता के अवशेष मिले और सिंधु और उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र के से बाहर के थे। मतलब कि जब प्रारंभ में खुदाई हुई थी तो लगा कि सिंधु नदी के क्षेत्र में ही सारी सभ्यताएं बसी हुई, लेकिन जब बाद में खुदाई हुई तो कालीबंगा क्षेत्र आपका राजस्थान में आ गया, बनावली क्षेत्र आपका राजस्थान में आ गया, लोथल आपका गुजरात में चला गया। तो फिर बाद में पता चला कि ये सभ्यता काफ़ी बड़ी सभ्यता थी और ये कई नदियों के किनारे बसी थी। ठीक है। उसके बाद ये देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का जो भौगोलिक विस्तार है। हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि ये क्षेत्र, जैसे पूछा जाता है कि मांडा क्षेत्र कहाँ पाए गए, तो मांडा क्षेत्र जम्मू कश्मीर में है। पूछा जाता है कि सुतकांगडोर किस क्षेत्र में है, तो सुतकांगडोर बलूचिस्तान में है। पूछा जाता है कि आलमगीरपुर कहाँ पे, तो उत्तर प्रदेश में। इस प्रकार से क्षेत्रों के विषय में पूछा जाता है। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप प्रीवियस ईयर का मैं क्वेश्चन का वीडियो लाऊंगा, उसमें देखिएगा आप कि साफ साफ बताया गया है कि पूछा गया उसमें कि ये प्रश्न कहाँ से, ये क्षेत्र कहाँ से। तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है हर स्टूडेंट के लिए जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं। लिखा है कि सैंधव घाटी की सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी। मतलब हमेशा परीक्षा में एक प्रश्न जो रिपीट हुआ है बार बार कि सैंधव कालीन मतलब कांस्य युगीन सभ्यता किससे बोला जाता है, तो बोला जाता है सैंधव घाटी सभ्यता को कांस्य सभ्यता भी बोला जाता है। आइए देखते हैं आगे क्या है। सर्वप्रथम चार्ल्स मेसन ने 1826 में सैंधव सभ्यता का पता लगाया था। मतलब अगर पूछा जाए कि सबसे पहला पता किसने लगाया था, तो चार्ल्स मेसन 1826 में। और पता उसके बाद अगर पूछा जाए कि ठोस पुरातत्व आधार पे किसने खोजा था, तो वो दयाराम साहनी और रखालदास बनर्जी थे, जिन्होंने 1921 में से ढूंढा था। उसके बाद सर जॉन मार्शल के निर्देश में रखालदास बनर्जी और रखा सिंधु घाटी सभ्यता
तथा स्थल मोहनजोदड़ो की 1922 में खोज की गई थी। मतलब सबसे पहले जो खोज की गई थी वो थी सिंधु घाटी का क्षेत्र, और जो बाद में खोजा गया था वो मोहनजोदड़ो का क्षेत्र था। जो सबसे प्राथमिकता खोज की गई थी इस आधार पे सिंधु क्षेत्र था, और इस आधार पर प्राथमिकता नाम पड़ी सिंधु घाटी की सभ्यता। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है यहाँ पे कि जो हमारे इतिहास में जो इतिहास के विषय में जानकारी हमें मिलती है, जैसे 10,000 साल पुराना, 20,000 साल पुराना, तो ये हमें रेडियो कार्बन एक तकनीक होती है जिसको रेडियो कार्बन 14 का नाम से जाना जाता था, C14। इसके आधार से हमें पता चलता है कि कोई वस्तु कितनी पुरानी है, और इसके विषय में बता दें कि 70,000 साल तक पुरानी वस्तुओं के विषय में इससे जानकारी मिलती है। उसके बाद कई प्रश्न बनते हैं कि सबसे अधिक कंकाल मोहनजोदड़ो से मतलब कहाँ से प्राप्त हुए, तो इसका उत्तर है मोहनजोदड़ो। उसके बाद ये सबसे अधिक जो हड़प्पा के लोग जहाँ से आए थे वो भूमध्य सागर का क्षेत्र था, जो वर्तमान तुर्की हो गया, आपका ईरान, अब ईरान क्षेत्र हो गया, इराक क्षेत्र, आसपास का क्षेत्र, ये सब जितने भी मेडिटेरियन सी के करीब के जो क्षेत्र थे वहाँ से सिंधु घाटी के लोग आए थे। और एक और सिंधु घाटी के लोगों के बारे में बोला जाता है कि सिंधु घाटी के जो लोगों की जो कल्चर थी, जो लोगों का वेशभूषा था, वो द्राविडियन लोगों से मिलता है, जो वर्तमान में साउथ इंडियन के लोग हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना, मतलब जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी जिसमें सबसे मुख्य, जिस विषय में हमें हमेशा बताया जाता है या जिसके बारे में हमेशा बात किया जाता है, उसकी थी नगर योजना। तो आइए देखते हैं इसमें नगर योजना क्या थी। लिखा है कि सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। अगर पूछा जाए कि सिंधु सभ्यता क्या थी, ग्रामीण सभ्यता थी या नगरीय, तो आप आंसर करेंगे नगरीय सभ्यता थी, जिसका ज्ञान इसके पुरातात्विक अवशेषों तथा अनुसंधानों से होता है। ठीक है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता थी पर्यावरण के अनुकूल इसका अद्भुत नगर नियोजन। मतलब कि जितने भी जो नगर योजना थी वो पर्यावरण को देख के बनाया था। नदी के किनारे कैसे बनाना है, या जंगल में कैसे बनाना है, या तालाब के आसपास में क्या बनाना है, ये सब नगर नियोजन पर्यावरण को देख के रखा गया था। जैसे वर्तमान में हमारे पास स्मार्ट सिटी की योजना आई है, वो सिंधु घाटी की सभ्यता को ही देख के लाया जा रहा है। उसके बाद आ जाइए कि आप इसके प्रमुख स्थल, जिससे हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल क्या हैं या कौन से थे। और ये 3 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंधु सभ्यता में जो क्षेत्र पाए गए वो किस क्षेत्र में है। जैसे कि कालीबंगा आपका राजस्थान में हो गया, लोथल गुजरात में हो गया, तो पूछा जाएगा लोथल, और आपको 2-3 राज्यों के नाम दे देंगे, राजस्थान, गुजरात, दिल्ली। तो आपको लोथल मीन्स उसको आपको टिक लगाना है गुजरात में। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन दूसरा पूछा जाता है कि लोथल्स में क्या मिले। बंदरगाह मिले, नृत्य करते हुए मूर्तियाँ मिली। इस प्रकार से क्वेश्चन, अब मैं एक वीडियो आगे सिंधु घाटी सभ्यता पर जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रश्न पूछे गए मैं उसका भी वीडियो जल्द लाऊंगा। लगभग उस वीडियो में 100 से 150 प्रश्न होंगे। आप देख सकते हैं उसमें किस प्रकार से सिंधु घाटी की सभ्यता पे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं आगे किस किस क्षेत्र के बारे में क्या क्या बताया गया है। हड़प्पा सभ्यता जो वर्तमान रावी नदी के किनारे थी, ठीक है, और इसकी खोज दयाराम साहनी ने की थी 1921 में। उसके बाद मोहनजोदड़ो एक सिंधी भाषा है। पूछा जाता है कि मृतकों का टीला किसे बोला जाता है, तो मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला बोला जाता है। ठीक है। और इसकी खोज रखालदास बनर्जी ने 1922 में की थी। चुनहुदड़ो एक क्षेत्र मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है, और ये सिंध प्रांत वर्तमान में पाकिस्तान में पाया जाता है। चुनहुदड़ो एकमात्र पुरास्थल है जहाँ पे वर्गाकार ईंट मिली है, मतलब वक्राकार, मतलब वक्र मतलब गोलाकार ईंट मिली है। लोथल या गुजरात के अहमदाबाद जिले के सरगावाला ग्राम के समीप दक्षिण में भोगवा नदी के तट पर। अगर पूछा जाए कि लोथल किस नदी के तट पे, भोगवा नदी के तट पे। और जहाँ तक मेरी जानकारी में भोगवा नदी आज वर्तमान में सरस्वती नदी को बोला जाता है। सर्वप्रथम डॉक्टर SR राव ने 1955 में इसकी खोज की थी। राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में पड़ता है, और यह प्रमुख पुरातत्व स्थल है।
अभी तक जितनी भी खुदाई हो चुके हैं उसमें माना जाता है कि राखी गढ़ी हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा क्षेत्र है क्षेत्रफल की दृष्टि में। अब आइए देखते हैं कालीबंगा। कालीबंगा या राजस्थान के गंगानगर जिले में घग्गर नदी के तट पर पड़ता है और इसकी खोज 1951 में आमलानंद घोष द्वारा की गई थी। मतलब कि कालीबंगा का जो अर्थ होता है, कई एग्जामों में पूछा गया कि कालीबंगा का डायरेक्ट पूछा जाता है कि कालीबंगा का अर्थ क्या होता है, तो इसमें काले रंग की चूड़ियाँ, मतलब कालीबंगा का जो अर्थ होता है वो काले रंग की चूड़ियाँ होती है। बनावली हरियाणा के फतेहाबाद ज़िले में स्थित है ये बनावली। उसके बाद आइए देखते हैं हम लोग कि एक धोलावीरा। धोलावीरा से हमेशा प्रश्न पूछे गए हैं कि धोलावीरा किस राज्य में पड़ता है, तो यह गुजरात के कच्छ जिले भचाऊ तालिका में स्थित है। ठीक है, और इसकी खोज 1967 में जेपी जोशी द्वारा की गई थी। उसके बाद एक इसमें धोलावीरा से एक हमेशा प्रश्न पूछते हैं कि तीन भागों में विभाजित दुर्ग सिंधु घाटी सभ्यता में 2 भागों में विभाजित हमेशा होती थी, ज़्यादातर 2 भागों में विभाजित थी, लेकिन जो धोलावीरा से मिले थे वो 3 भागों में विभाजित मिली है। ठीक है, और धोलावीरा से हड़प्पा सभ्यता एकमात्र स्टेडियम खेल के मैदान भी मिले वो धोलावीरा से है। उसी के आसपास अहमदाबाद ज़िले में आज जो वर्तमान में मोटेरा स्टेडियम बनाया गया है उसी के आसपास के क्षेत्र का चीज़ है। आइए देखते हैं कि सेंधव घाट स्थलों से प्राप्त अवशेष वस्तुएं। ठीक है, वस्तुएं हड़प्पा, यहाँ से कब्रिस्तान R37। कई एग्जामों में ये रिपीटिंग प्रश्न है कि R37 का कब्रिस्तान कहाँ सेंधव घाटी सभ्यता से किस क्षेत्र से मिला है, तो आपको लिखना है हड़प्पा सभ्यता से ही मिला है। ठीक है, स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा या उर्वरता की देवी से जिसे बोला गया है वो आपको हड़प्पा सभ्यता से मिली। अन्नागर ये हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल था, मीन्स कि अवशेष मिला कि सबसे बड़ा जो क्षेत्र था, जो बनाया गया क्षेत्र था वो अन्नागर था, वो जो हड़प्पा सभ्यता में हड़प्पा क्षेत्र में मिला। अब मोहनजोदड़ो में क्या क्या मिला है वो देखते हैं। बृहत स्नान घर, मातृ देवी की मूर्ति, कांसे की नृत्य जिसको हम लोग नटराज भी बोलते हैं, लेकिन उसको नटराज नहीं बोला जाता है, लेकिन कई तौर पर इसको नटराज में प्रयोग करते हैं। कांसे की नृत्य की, पशुनाथ की मूर्तियाँ, सूती कपड़ा, हाथी के कपालखंड, घोड़े के दांत। घोड़े के दांत मिले तो हैं लेकिन इसमें वैज्ञानिकों या फिर इतिहासकारों का मतभेद है, तो इसको आप ना के मान के ही चलिएगा। चूनहदड़ो, यहाँ से वक्राकार ईंट, कंघा और लिपस्टिक। कई बार प्रश्नों में पूछा है कि लिपस्टिक के साक्ष्य मोहनजोदड़ो से, मतलब कि सब सिंधु घाटी सभ्यता से कहाँ मिले हैं, तो वो है चूनहदड़ो से। ठीक है, और कालीबंगा में देखते हैं 7 अग्नि वेदिकाएँ मिली है और जुते हुए खेत के साक्ष्य यहाँ से मिले, और भी बहुत सारे मिले, लेकिन जो इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रहा हूँ। लोथल या बंदरगाह था, जो लोथल जो सबसे प्रमुख कार्य था ये बंदरगाह था। ठीक है, और यहाँ पे चावल के साक्ष्य, बाजरे के साक्ष्य और जितने भी तांबे का कुत्ता आदि यहाँ से मिले हैं। सूरकोतड़ा, घोड़े की अस्थियाँ, एकमात्र जो सिंधु सभ्यता जहाँ पे पूरी तरह से अभी इतिहासकार उसमें सर्च कर रहे हैं कि घोड़े के साक्ष्य अस्थियाँ कहाँ से मिले, तो वो सूरकोतड़ा से थे। उसके बाद हड़प्पाई लिपि। हड़प्पाई लिपि के बाद विषय में अभी तक पढ़ा नहीं गया है, इसलिए इस विषय में बात करना भी ज़्यादा सही नहीं होगा। आइए देखते हैं सामाजिक जीवन। अब सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी उसमें उनके सामाजिक जीवन क्या थी, धार्मिक जीवन क्या थी, राजनीतिक जीवन क्या थी, इसके विषय में थोड़े सा देख लेते हैं। सिंधु घाटी के प्राप्त अवशेष के आधार पर उस काल में सामाजिक जीवन का अनुमान लगाया जाता है। मतलब कि उस काल में जो पुरातत्व के अवशेष मिले उस आधार पे इस जीवन का अनुमान लगाया जाता है। और उसमें दिखा गया है कि मोहरों के अंकित चित्र से पता चलता है कि इस हड़प्पा सभ्यता समाज संभवतः मातृ सत्तात्मक थी। आज का समाज क्या है, पितृ सत्तात्मक, लेकिन हमारे पूर्वज देखिए हमसे कितने बुद्धिजीवी थे कि उस सभ्यता में भी महिलाओं को पुरुषों से ज़्यादा सम्मान मिलता था। समाज में विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक वर्ग की मौजूदगी थी। मतलब कि जातिवाद नहीं थी, कार्य के आधार पे जीवन शैली या कार्य के आधार पे जाति को बांटा गया था। जाति नहीं थी, कार्य के आधार पे जाति का निर्माण हुआ था। हड़प्पाई वासी समाज सज्जा विशेष ध्यान देते थे, स्त्री पुरुष दोनों आभूषण पहनते थे। मतलब कि आज भी वर्तमान में देखा जाता है कि
स्त्रियां काफ़ी आभूषण पहनती है, तो उस काल में भी स्त्रियां आभूषण पहनती थी और पुरुष भी आभूषण पहनते थे। सिंधु सभ्यता के लोग सूती व ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्रों का प्रयोग करते थे। लोग शाकाहारी मांसाहारी प्रकार के भोजन भी करते थे। कि यहाँ के लोग गणित, धातु, माप तोल प्रणाली, ग्रह नक्षत्र, मौसम विज्ञान इत्यादि की जानकारी रखते थे। मतलब 3000 साल पहले भी लोग मौसम की जानकारी रख रहे हैं, गणित में लोग जान रहे हैं, धातु निर्माण कर रहे हैं। ठीक है। और एक सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है, सैंधव सभ्यता के लोग युद्ध प्रिय कम और शांति प्रिय ज़्यादा थे। मतलब कि युद्ध में भरोसा नहीं रखते थे और शांति में भरोसा रखते थे। इसलिए उनकी सभ्यता नगरीकरण अधिक थी और वहाँ के लोग काफ़ी शांति प्रिय थे और वहाँ की अर्थव्यवस्था काफ़ी बेहतर थी। राजनीतिक जीवन के बारे में देखते हैं। राजनीतिक जीवन के विषय में बहुत अधिक जानकारी नहीं मिली है, क्योंकि जो भी साक्ष्य मिले वो पुरातत्व के आधार पर मिले, तो पुरातत्व के आधार पर राजनीतिक जीवन के बारे में उतना पता नहीं लगाया जा सका। लेकिन हंटर के अनुसार, जो एक ब्रिटेन का इतिहासकार है, उनके अनुसार मोहनजोदड़ो का शासन राजतंत्रात्मक ना होकर जनतंत्रात्मक, मतलब कि वर्तमान में जैसे हमारे शासन प्रणाली है प्रजातंत्र, उस प्रकार से था जनतंत्र। लोक सभ्यता की उन्नति प्रमुख कारण उन्नति। अब देखते आर्थिक जीवन के बारे में। सैंधव सभ्यता की उन्नति का प्रमुख कारण उन्नत कृषि तथा व्यापार था। मतलब कि जो आज भी वर्तमान में जिस अर्थव्यवस्था का हमारे भारत में 60 से 70% लोग कृषि पर आधारित हैं, तो उस टाइम की भी जो आर्थिक जीवन थी वो सैंधव सभ्यता के उन्नति का प्रमुख कारण कृषि और तथा व्यापार ही था। और जो व्यापार होते थे वो बंदरगाह किनारे भी होते थे, ज़मीन से भी होते थे। जो प्रमुख बंदरगाहें थे उसमें थे लोथल, रंगापुर, सूतकोतरा, प्रभास पाटन आदि। ठीक है। उसके बाद आगे बताया गया कि एक बहुत सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है जो हमेशा प्रश्नों एग्जामों में पूछा गया है कि सबसे पहले कपास का उत्पादन किस क्षेत्र के लोगों ने किया। तो सबसे पहले कपास उत्पादन सैंधव घाटी के लोगों ने किया था। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने प्राथमिकता कपास का उत्पादन प्रारंभ किया। और ये लोग लकड़ी के हलों का प्रयोग करते थे, लोहे का नहीं। आज वर्तमान में लोहे के हल देखते हैं हम लोग, लेकिन उस टाइम जो होता था वो लकड़ी का प्रयोग होता था। और लोहे के साक्ष्य सिंधु सभ्यता से अभी तक पूरी आधार पे नहीं मिलेंगे, या ठोस आधार पे अभी तक वो नहीं सिद्ध हो पाए। इस वजह से हम लोग नहीं बोल सकते हैं कि उस टाइम लोहे के हल के प्रयोग होते थे। धार्मिक जीवन। अब आइए देखते हैं धार्मिक जीवन के बारे में क्या बताया गया है। सिंधु निवासी ईश्वर की पूजा मानव, वृक्ष, पशु तीनों के रूप में करते थे। मतलब कि प्राकृतिक संरक्षण थे, मानव की पूजा करते थे और पशु की पूजा करते थे। इस सभ्यता के लोग भूत प्रेत तंत्र आदि में भी विश्वास करते थे। देखिए 3000 साल पहले भी लोग भूत तंत्र आदि में भरोसा कर रहे, जो भी आज भी वर्तमान में समाज में देखा जाता है और काफ़ी लोग इसमें लिप्त हैं। आप देखते हैं क्या भारत में इसकी स्थितियाँ कब तक सुधरती है। लोग बलि प्रथा भी देते थे, जैसे चुनौदड़ों में बलि प्रथा का साक्ष्य मिला है। लोग मातृ देवी, रुद्र देवी, पशुपतिनाथ, वर्तमान में भगवान शिव को पशुपतिनाथ से संबंध किया जाता है, और लिंग, योनि आदि की पूजा करते थे। इसके बाद सैंधव वासी पुनर्जन्म में भरोसा करते थे। मतलब सैंधव के जो लोग थे, आज भी हम लोग कई लोग मानते हैं कि सैंधव पुराना जन्म होगा या पुनर्जन्म होगा, तो इस वजह से कर्म बेहतर कर लें। लेकिन उस टाइम के लोग भी सैंधव घासी पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। इसलिए मृत्यु के बाद दाह संस्कार के तीनों तरीके प्रचलित थे: पूर्व सावधान, आंशिक सावधान और कलश सावधान। और कई जगह साक्ष्य मिले हैं कि मृत्यु के बाद कब्रों में कंघी, खान पान के वस्तुएं, कुत्ते आदि को दफनाया गया है। तो ये धार्मिक जीवन के रूढ़िवादी बोल सकते थे। वो उस टाइम के लोगों का सोचना था कि औपरिक जीवन होता है, इस वजह से जो हम मरेंगे उसके बाद भी औपरिक जीवन में काम आएगा, इसलिए वो कब्रगाह में कई प्रकार की वस्तुएं पूर्व उसके जो सगे संबंधी है वो कई प्रकार की वस्तुएं कब्रगाह में डाल देते थे। अब एक हमेशा एक सिंधु सभ्यता के पतन के बारे में बात किया गया है, लेकिन इसमें सिंधु सभ्यता के पतन के बारे में आज विद्वानों में मतभेद है कि क्या आखिर किस प्रकार से सभ्यता का पतन हुआ है। कई विद्वानों का मानना है कि यह सभ्यता का पतन आर्य लड़ाई के कारण हुई, आर्य युद्ध के कारण हुई। कई लोगों का मानना है कि पर्यावरण परिस्थिति में बिगाड़ उत्पन्न हुआ, या फिर मतलब कि बोल सकते हैं कि पर्यावरण संतुलन का असंतुलन होना। और तीसरा माना जाता है कि
नदियाँ सूख गई। वही परिस्थिति की कुल मिला के अगर बोला जाए तो जो सबसे ठोस कारण पे इस पतन का माना जा सकता है इस सभ्यता का, वो थी पारिस्थितिकी पर्यावरण पारिस्थितिकी में असंतुलन। आधार पे बोला जा सकता है कि नदियाँ सूख गई, कई नदियाँ जहाँ पे पानी सभ्यता पानी नदियों के किनारे बसी थी, नदियाँ सूख गई, खेती होना बंद हो गया। उसके बाद कई जहाँ पे सूखे क्षेत्र थे वहाँ पे बाढ़ आना प्रारंभ हो गया। तो कई इसके कारण दिए गए। तो विद्वानों में इस का मतभेद है, इसलिए पतन के विषय में अगर कोई ठोस कारण पूछे तो पर्यावरण असंतुलन आप लोग लगाइएगा। बाकी आगे देखते हैं इसके बारे में कुछ प्रश्न देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर पतन के बारे में, पतन के संबंधित विद्वानों का मत है। व्हीलर के अनुसार वाय आर्यों का आक्रमण था। जॉन्स मार्शल के हिसाब से बाढ़ बताया गया है। आम आर्सैनी या आमसैनीवादी वाला उत्प्लावन बताया गया, जल उत्प्लावन मतलब कि जल भराव। जॉन मार्शल द्वारा प्रासंगिक शिथिलता। कई और क्यू आर कैनेडी जो हैं एक इतिहासकार है, उन्होंने बताया कि मलेरिया महामारी से प्राकृतिक आपदा आई थी और उस वजह से यहाँ के सारे लोग मतलब ख़त्म हो गए या फिर सभ्यता का पतन हुआ। लेकिन आपको बता दें सभ्यता का पतन का मतलब अर्थात यह नहीं हुआ, सभ्यता पतन का मतलब यह नहीं हुआ कि पूरी तरह से सभ्यता का पतन हो गया। वहाँ के लोग जो थे वो नगरीकरण जीवन से ग्रामीण जीवन शैली में जीने लगे, और जो सभ्यता एक बहुत विकसित थी वो अल्प विकसित हो गई, लोग इधर उधर बिछड़ गए। और जो सभ्यता एक स्थायी तौर पे एक जगह निवास करती थी वो सभ्यता का पतन हुआ। इस वजह से बोला जाता है कि सभ्यता पतन हो गया। इसका मतलब ये नहीं कि पतन का मतलब आप समझ लीजिएगा कि सिंधु घाटी की सभ्यता लोग मर गए और वहाँ की सभ्यता खत्म हो गई। आइए देखते हैं कुछ प्रश्न के बारे में। ये IAS एग्ज़ाम 2011 में पूछा गया है और ये IAS 2013 में पूछा गया है। और आइए BPSC के बारे में हम लोग देखते हैं कि BPSC में क्या पूछा गया था बिहार कमीशन वाला में। निम्नलिखित में कौन सा हड़प्पा मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है? ठीक है, नहीं है पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो गया 4 का। आपका देखिए आंसर क्या दिया हुआ है, D, मतलब कि V.A. स्मिथ, मतलब मोहनजोदड़ो और संबंधित नहीं है। मतलब आपने बताया RD रखालदास बनर्जी थे, AN दीक्षित थे, और D मतलब MS वत्स के बारे में हम लोगों को पढ़ा, और V स्मिथ के बारे में हम लोगों ने नहीं पढ़ा। ठीक है, आगे देखते हैं कि कौन सा हड़प्पा बंदरगाह था। तो मैंने बार बार बोला कि क्वेश्चन कई बार रिपीट हुए हैं, तो इसका आंसर है लोथल। और उसके आगे देखिए हड़प्पा नगर जिसका पति लोथल पुरातत्व स्थल में किस नदी के किनारे है? तो ये मैंने आपको बताया था कि ये भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ है, और ये भोगवा नदी वर्तमान में सरस्वती नदी को भी बोला जाता है, ये भी मैंने बताया था। एक बार आप कंफर्म होके गूगल कर लीजिएगा। एक उन्नत जल प्रबंध व्यवस्था का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो एक उन्नत जल प्रबंध व्यवस्था का साक्ष्य धोलावीरा से मिला है। और सिंधु सभ्यता घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वो थी सिंधु, चेनाब, झेलम। गंगा के साक्ष्य, गंगा नदी पे ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला कि यहाँ पे बहुत बड़ी नगर बसी हुई थी। छोटे मोटे नगर थे लेकिन वो पूरी तरह से अभी तक उसके प्रमाण नहीं मिले। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वे नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, तो मैं चाहूँगा कि बेहतर से बेहतर वीडियो आपके पास लाया जाए ताकि आपको भी लाभ मिले और मुझे भी लाभ मिले। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करिएगा, और अच्छा ना लगे तो डिसलाइक करिए और बताइए कि क्या इस वीडियो में सुधारा जा सकता है। और बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, और मैं आशा करता हूँ कि आपका दिन आज शुभ बना रहे।